क्वेश्चन निकालो तो जरा चलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है ना रीजनिंग वाला। डलहौजी की हड़प नीति औद्योगिक उपनिवेशवाद से प्रेरित थी। उसकी रीजनिंग है हड़प नीति उत्तराधिकार से संबंधित रही थी। क्या रहेगा इसका? व्याख्या सही है क्या ये? नहीं है, ठीक है। दोनों कथन तो सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं हो पा रही है। ऐसा ही फील हुआ होगा तुमको भी कि गलती हो रही है करके ना, इसलिए बनाया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सही कथन का चयन कीजिए। स्थायी बंदोबस्त राजस्व व्यवस्था व्यावसायिक उपनिवेशवाद से प्रेरित रही थी। रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी राजस्व व्यवस्था औद्योगिक उपनिवेशवाद से प्रेरित रही थी। दोनों कथन सही है ना, क्योंकि देखो जब हमने प्रथम चरण का उपनिवेशवाद पढ़ा था वहाँ हमने परमानेंट सेटलमेंट को समझा था, और कल हमने जब हम सेकंड चरण का उपनिवेशवाद पढ़ रहे हैं तो इसमें रैयतवाड़ी और महलवाड़ी को हमने कल समझा था। सही मिलान कीजिए। अब ये मिलान आप खुद करोगे। हाँ बताओ, पिंडारी दमन में कौन रेस्पॉन्सिबल था? हाँ हिस्लाप। और रैयतवाड़ी में कर्नल रीड। और ठगी का दमन स्लीमैन। और महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी। घर जाके देखा तुमने ये मैकेंजी माउंटेन कहाँ था? कल हमने बात की थी ना कि मैं भूल रहा हूँ करके। देखा तुमने ये मैकेंजी माउंटेन कहाँ है? अलास्का में। अलास्का कहाँ पड़ता है? कनाडा में होगा ना ये। नेक्स्ट देखिए, भारत में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था पर विचार कीजिए। इसमें गलत कथन का चयन करना है। यह दक्षिण भारतीय क्षेत्र में लगभग 51% भूभाग पर लागू थी। सही तो है। इसका पहला प्रयोग बारामहल में कर्नल रीड द्वारा किया गया। ये भी सही है। इसमें किसान या रैयत वास्तविक मालिक बना दिया गया। ठीक है। भूमि विक्रय योग्य बना दी गई। तो ऐसे तो सभी सही हो जा रहे हैं। इसमें सेकंड वाले में है थोड़ा गलती। बारामहल में तो किया था, लेकिन कर्नल रीड ने विस्तारित करने का प्रयास किया था ना, तो इसमें थोड़ा इसमें डाउट है। या तो ये क्वेश्चन बनाने में ही थोड़ा समस्या लग रही है मेरे को, मेरे से ही गलती हो गई है। ठीक है, लेकिन इसमें अभी तो चारों ऑप्शन सही बैठ रहे हैं। या तो मैंने इसमें वो बनाने की सोची होगी ना, नीचे ऑप्शन ना, ऑप्शन नहीं बना पाया मैं इसमें। फिर होता ना उपरोक्त में से कोई नहीं टाइप का बनता है। भारत में रैयतवाड़ी या महलवाड़ी राजस्व व्यवस्था की चुनौती थी। ए, गरीबी, भूखमरी, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, ये सारी समस्याएं आई होंगी उसमें। कल मेरे से एक गलती और हुई है। मैंने आपको डेकार्टे का नाम बताया था ना, वो मैंने ना अपना याद करने के लिए लिखा था, मुझे वही याद आया। ऐसे लिखा होगा मैंने आपको ना, डेकार्टे। ये था ना, इसका पूरा नाम था डेविड रिकार्डो। अब मैंने ऐसे याद किया था, एक्रोनियम मिक्स कर दिए थे, डेविड रिकार्डो। वहाँ पर आप इसको सुधार लेना। वही है ना, आगे का डे आ गया, पीछे का कार्डे। तब मैंने ऐसे याद किया था। एक्चुअली जो डेकार्टे है ये फिलॉसफी में पढ़ते हैं ना इसको हम, तो उससे याद किया था मैंने वो। तो जिस व्यक्ति का नाम मैंने डेकार्टे लिखाया है उसका वास्तविक नाम ये है, डेविड रिकार्डो। कल पढ़ा था ना रैयतवाड़ी और महलवाड़ी में, डेविड रिकार्डो। तो ये डेविड रिकार्डो को सुधार लेना। डेकार्टे जहाँ पे लिखा है उसका पूरा नाम क्या है? डेविड रिकार्डो। जैसे आपने वो पढ़ा होगा ना, इंसोलेशन, ज्योग्राफी में पढ़ा था इंसोलेशन, सूर्य तप कहते हैं जिसको। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। हम एक्रोनियम बना देते हैं ना, तो एक्रोनियम बना दिया मैंने वो। डेकार्टे का नाम याद था मेरे को क्योंकि ये एक फिलोसफर है, पश्चिमी चिंतक है। आज हमारा है आर्थिक नीति में परिवर्तन। अच्छा, हम जिस पैटर्न पे चल रहे हैं वो तो आपको ध्यान है ना पूरा? देखिए क्या चल रहा है हमारा, द्वितीय चरण का उपनिवेशवाद।
क्या टेन्योर था इसका? 1813 से 1857 तक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को विनिर्मित माल का क्या बनाना है? आयातक, और कच्चे माल का क्या बनाना था? निर्यातक। इसका प्रभाव हमने जो देखा राजनीतिक क्षेत्र में क्या मिला था हमको? व्यापक इसमें साम्राज्यवादी नीति का, इसमें यथासंभव युद्ध और विलय पर बल दिया गया और जितने ज़्यादा क्षेत्रों का विलय हो सकता है वो प्रयास किया गया। दूसरा हमने क्या देखा था? प्रशासनिक नीतियाँ। प्रशासनिक नीति में भी व्यापक परिवर्तन पर बल दिया है। और तीसरा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आर्थिक नीति। फिर हमारी सामाजिक नीति आएगी, फिर हमारी सांस्कृतिक नीति हो गई एक, और लास्ट में संवैधानिक विकास को देख लेते हैं। संवैधानिक विकास, देखिए हमने राजनीतिक विकास समझ लिया, प्रशासनिक विकास सीख लिया, अब है आर्थिक नीति। आर्थिक नीति में जो द्वितीय चरण का उपनिवेशवाद है, इसमें हमने 3-4 चीज़ों को देखना है। जैसे सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि का व्यवसायीकरण। दूसरा इसमें बनेगा हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। हस्तशिल्प उद्योग का पतन। थर्ड इसमें बनेगा व्यापक इंफ्रा निर्माण पर बल। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? जैसे रेलवे, सड़क, एक आपने सुना होगा टेलीग्राफ, और भारतीय डाक प्रणाली। इन परिवर्तनों के आधार पर भारत की आर्थिक नीति तय होगी द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद में। कृषि का व्यवसायीकरण, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, व्यापक इंफ्रा निर्माण पर बल, जिसमें रेलवे, सड़क, टेलीग्राफ और भारतीय डाक प्रणाली का विकास देखा गया। अच्छा, अभी हेडिंग ही चल रही है, इसको उतारते रहो। अब आप बस आर्थिक नीति से स्टार्ट करोगे। हाँ, आर्थिक नीति में ये 3 बिंदुओं के बारे में आज हमारी पूरी क्लास चलेगी। इन 3 पॉइंट्स को अनफोल्ड करेंगे तो आर्थिक नीति में कुछ नहीं छूटेगा फिर। तो इसको आगे को बनाते रहेंगे, थोड़ा और चलेगा आगे। ये कृषि का व्यवसायीकरण, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन और व्यापक इंफ्रा निर्माण पर बल। जब हम इन तीनों का एक रिजल्टेंट देखते हैं, इन तीनों बिंदुओं का रिजल्टेंट, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव देखना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होगी इन 3 बिंदुओं से, इसको समझना होगा। इसमें पहला बिंदु हम समझेंगे जो कृषि का व्यवसायीकरण है। कृषि का व्यवसायीकरण, इसका जो प्रभाव पड़ेगा, इससे अकाल व भूखमरी की समस्या हमको दिखाई देगी। अकाल व भूखमरी। दूसरा था हस्तशिल्प उद्योग का पतन। हस्तशिल्प उद्योग का पतन। जब हमने ये सेकंड टॉपिक लिखा था तो इससे क्या समस्या आएगी? गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी व बेरोजगारी।
हमारे जो व्यापार पर प्रभाव पड़ना है, व्यापार पर प्रभाव तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं। व्यापार पर भारत को तैयार माल का आयातक व कच्चे माल का निर्यातक बनाया गया। कच्चे माल का निर्यातक। और जो चौथा हमारा इंफ्रा निर्माण हो रहा था, ये पूरा इंफ्रा निर्माण की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था का एकीकरण देखा जाएगा। वन बाय वन इन पॉइंट पे चलना है, थोड़ा इनको ध्यान से देखना। बन गए? अच्छा, हमने जब उपनिवेशवाद का प्रथम चरण देखा था, उसमें आर्थिक नीतियां कैसे प्रभावित हो रही थी, कोई आइडिया है? उसमें हमने आपको धन की निकासी समझाई थी, एक कॉन्सेप्ट, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो यहाँ भी ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो इंफ्रा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, मैंने उस समय आपको हिंट भी दिया था कि जब हम सेकंड फेज में जाएंगे तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो स्वरूप है वो चेंज हो जाएगा। वहाँ ड्रेन ऑफ वेल्थ था, तो यहाँ इसको हम बोलते हैं होम चार्ज, गृह व्यय। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में वहाँ देखेंगे तो उसको पूरा खोलेंगे, वहाँ पर गृह व्यय के रूप में हमको धन की निकासी का स्वरूप दिखाई देगा। तो अब हम एक एक करके इनको थोड़ा समझना है। द्वितीय चरण का उपनिवेशवाद चल रहा है हमारा। आर्थिक नीतियों में हम परिवर्तन देख रहे हैं। सबसे पहले है कृषि का व्यवसायीकरण, दूसरा है हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, तीसरा है व्यापक इंफ्रा निर्माण पर बल, जिसमें रेलवे, सड़क, टेलीग्राफ और भारतीय डाक प्रणाली का विकास देखा जा रहा है। ठीक, जब हम इन तीनों का एक रिजल्टेंट देखते हैं तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ना है। और पहला प्रभाव देखिए आपके सामने मैंने लिखा है, कृषि का व्यवसायीकरण होना है, जिससे अकाल व भूखमरी की समस्या आनी है। ठीक, दूसरा लिखा हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, इससे गरीबी और बेरोजगारी। मैं भी समझाऊंगा कि कैसे हो रहा है पूरा, ये खोलना पड़ेगा ना इसको। तो एक एक करके इन पॉइंटों पे तीसरा लिखा था मैंने, भारत को तैयार माल का आयातक व कच्चे माल का निर्यातक। ये तो इसके सेंट्रल थीम भी है, इसको हम देखते आ रहे हैं। फिर इंफ्रा निर्माण में भारतीय अर्थव्यवस्था का एकीकरण, इंटीग्रेशन हो गया हमारी जो इकोनॉमिकल सिस्टम है इंडिया का, इस फेज में आगे। अब वो कैसे होगा थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले कृषि का जो व्यवसायीकरण हो रहा है, ये तो इसका रिजल्ट लिख दिया मैंने पूरा, इसका कुछ एक आध रीजन देखते हैं। कृषि के व्यवसायीकरण का जो कारण रहा, ऐसा क्या कारण बना कि हम भारत में कृषि जो एग्रेरियन हमारी इकोनॉमी थी, उसको हमने क्या कर दिया, व्यापार से जुड़ने का प्रयास किया, व्यवसायीकरण किया ना। तो सबसे पहले देखिए, हमने रैयतवाड़ी और महलवाड़ी पढ़ी थी। तो रैयतवाड़ी और महलवाड़ी में जो टैक्स का रेट था वो बहुत ज़्यादा कर दिया था। ठीक है, तो पहला कारण यही बनेगा, क्या, हाई टैक्स रेट। हाई टैक्स रेट, कर की दर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी ना सरकार ने। तो और क्या करते हम, क्या जो भारतीय किसान है उसको क्या करना पड़ा, व्यवसायिक खेती करनी पड़ी। व्यवसायिक खेती समझते ना हम, अरे नील की खेती सुना होगा आपने, अफीम की खेती सुना होगा, ये गन्ने की खेती, ये सारी किस्म आता है, व्यवसायिक खेती हो गई है। कृषि के व्यवसायीकरण को पुश करने वाली अगली जो चीज़ बनी तुम्हारी देखो, ब्रिटेन में क्या था, आपने सुना होगा बर्मिंघम,
मैनचेस्टर, ये सारे क्या थे वहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया बन गए थे। जहाँ भी इंडस्ट्रीज खुलेंगी वहाँ पे क्या होगा, अर्बनाइजेशन होगा, है ना। अगर नगरीय विकास होगा तो सबसे पहले क्या चाहिए, खाद्य आपूर्ति चाहिए। तो वहाँ पे क्या डिमांड होने लगी, खाद्य पदार्थों की डिमांड होने लगी। और खाद्य पदार्थ पूरा कहाँ से जाता था, भारत से, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, एग्रेरियन। ठीक है, तो ब्रिटेन में क्या हो गया है, अर्बनाइजेशन, क्या बोलेंगे इसको, नगरीकरण। ब्रिटेन में हो गया है नगरीकरण, और नगरीकरण के कारण खाद्यान्न आपूर्ति, अरे कच्चे माल के रूप में भारत का उपयोग हो रहा है। देखो, केवल इंडस्ट्री के लिए नहीं चाहिए ना कच्चा माल, इसके लिए भी चाहिए। तीसरा बिंदु देखिए, 1869 में, ये थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय बिंदु बनता है, अगर आपको याद रह जाएगा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मेंस में हमेशा काम आएगा। 1869 में आपने सुना होगा स्वेज कैनाल को ओपन कर दिया था। ठीक है, तो स्वेज कैनाल के ओपन होने से क्या होगा, व्यापार आसान हो जाएगा। तो हमारे यहाँ की जो वस्तुएं थी वो बहुत जल्दी यहाँ से खसकने लगी, मतलब आसानी से व्यापार आसान हो गया। तो इसका प्रभाव हमारे भारत की इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो 1869 में स्वेज कैनाल का खुलना, स्वेज क्या बोलते हैं, नहर, स्वेज नहर का चलन में आना। तो ये सभी बिंदु हैं जिसके कारण भारत में क्या होगा, कृषि के व्यवसायीकरण को बल मिलेगा। तो कृषि, जो व्यवसायिक कृषि है, इन कारणों से भारत में व्यवसायिक कृषि को आगे बढ़ाया गया। ठीक, ये पॉइंट समझ में आया ना, क्यों हो रहा है भारत में व्यवसायिक जो कृषि की जा रही है, उसके पीछे के रीजन कुछ मैंने ये दिए आपको। ठीक है, देखिए प्रीलिम्स में तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन मेंस में हमको ऐसे तोड़ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पूरा प्रयास मेंस के लिए कर रहा हूँ आपके साथ। फिर जब ये सारी समस्या आएंगी, जब कृषि का व्यवसायीकरण होगा, तो अकाल व भूखमरी की समस्या को समझते हैं थोड़ा, ये कैसे आएगी। अभी तक क्या था, मान लो कि मेरी 100 नाली मेरे पर लैंड है। ठीक है, 100 नाली में मैं पूरा का पूरा अनाज तो बोऊंगा, लेकिन अब क्या हो गया, देखो टैक्स का रेट तुमने बढ़ा दिया, और ब्रिटेन में तुम्हारी वस्तुओं की मांग आ गई है बहुत ज़्यादा। इन सारी समस्याओं की वजह से क्या होगा कि मुझे 50% से ज़्यादा, मतलब मान लो कि 70% जो मेरा भाग है उस पर क्या करना पड़ेगा, मुझे व्यवसायिक खेती करनी पड़ेगी, तभी मैं ये टैक्स को भर पाऊँगा। ठीक है, तो 30% पार्ट मेरा जो खाने के लिए यूज हो रहा है, उसमें से भी देखो ब्रिटेन में क्या हो रहा है, खाद्यान्न आपूर्ति, वहाँ जाना है। तो मेरे को क्या समस्या आएगी, वो भूखमरी नहीं आएगी, हमारे पास खाने के लिए नहीं बचेगा। समझ में आया भूखमरी कैसे आ रही है। और अकाल पड़ना ही है, क्योंकि तुम क्रॉप पैटर्न को चेंज कर रही हो। अगर आपने साइंस और इकोनॉमिक्स को लिंक करके पढ़ा है, तो क्रॉप पैटर्न चेंज होना क्या कहलाएगा, अकाल। उसी की वजह से बारिश नहीं आती है फिर। ठीक है, तो क्रॉप पैटर्न चेंज हो गए थे। भूखमरी क्यों आई, उसका कारण ये रहा। अकाल क्यों आएगा, क्योंकि क्रॉप पैटर्न चेंज हो गया। हिंट करके लिख लेना। तो कृषि के व्यवसायीकरण का ये पूरा इम्पैक्ट जो था आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब जो कृषि का व्यवसायीकरण है, इसमें एक दो चीज़ और समझने वाले हैं। इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, एक डायरेक्शन और बनाना है इसमें, नेगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक प्रभाव। कृषि की व्यवसायीकरण का जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, इसको देखो। व्यवसायिक कृषि में इसका पॉइंट नंबर 1 करके लिखना। इसमें थोड़ा लिखाता हूँ मैं 3-4 पॉइंट आपको। कृषि के व्यवसायीकरण में 3 चीज़ें होगी ना। कारण क्या था, उसका जो रिजल्ट निकला ये निकला, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। थोड़ा इसमें ये पहला पॉइंट बना के लिखना नकारात्मक प्रभाव में। पहला, ब्रिटेन में जिन वस्तुओं की मांग थी, ब्रिटेन में जिन वस्तुओं की मांग थी, उन्हीं का भारत में व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया गया। उन्हीं का भारत में व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया गया। सेकंड पॉइंट,
देखिए एक चीज़ होती थी ना इसमें, गोदान पढ़ी आप लोगों ने? गोदान, हाँ उन्हीं की तो है, और की थोड़ा ना है, पढ़ी है? उसमें होरी नाम का एक वो आता है चरित्र, है ना, और वो हमेशा ग्रामीण ऋण ग्रस्तता की उसमें बहुत अच्छी वो दिखा रखी है, फिल्म बना रखी है मुंशी प्रेमचंद ने, वहाँ और अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। तो होरी क्या होता है, उधारी में दबा रहता है, उसको 125 रुपये का उस पर उधार रहता है, कितना? तो 125 रुपये के उधार के चक्कर में वो जिंदगी भर दबा रहता है। होता क्या है, एक बार उस गन्ने की खेती करता है, ये व्यवसाय खेती को समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, गन्ने की खेती करता है, तो 125 रुपये की उसकी इनकम होती है, 125, ये रहा 125 रुपये की इनकम होनी होती है। और उसमें एक रूल ये था कि आम जो किसान है वो सीधे मार्केट में जाके नहीं बेच सकता, आज भी नहीं बेच सकता है। जब आपको APMC मंडी, अगर सर ने इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया आपको, आज भी हम डायरेक्ट जो किसान है ना बड़े स्तर के, वो सीधे मंडी में जाके नहीं बेचते हैं ना, पहले दलाल होते हैं बीच में, सेम उस समय भी थी। तो उसने 2-3 साहूकारों से उधार लिया था, एक को देने थे 100 रुपये और एक को देने थे 40 रुपये, तो ऐसा कुछ उसमें समझा रखा है। तो गन्ने की खेती होते ही वो थोड़ा दिमाग लगाता है और उसको बेचने चले जाता है सीधे मंडी में, और मंडी में वो पहले ही चादर बिछा के बैठा रहता है जिसको उसने उधार देना था। तो जैसे वो सामान बेचता है तो 100 रुपये उसी को देने पड़ते हैं, और बाकी जो 25 रुपये थे वो दूसरा बाहर से खड़ा रहता है, तो वो रोते रोते खड़ जाता है। आपको शायद ये फिल्म समझ में आई होगी, कितनी बड़ी समस्या थी ये वाली। कृषि के व्यवसायीकरण से भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये जो लिखा ना अकाल और भूखमरी, उसका पूरा परिवार भूखमरी से 3 दिन सोया था, भूखा रहा था ना, कुछ है ही नहीं खाने के लिए, क्या करेंगे। तो ऐसा था इसमें। तो अब मैं ये समझाना चाह रहा था आपको, अगर उत्तरदायित्व की बात आएगी, उत्तरदायित्व समझते हैं, एक चेन समझो थोड़ा, चेन ऐसी है, देखिए ये है मेरा किसान, ठीक है, ये हायरार्की रहती है ना, हायरार्की पूरा, ये है साहूकार, या दलाल बोल सकते हैं उसको, मैं दलाल ही बोलूँगा, ठीक, दलाल। और दलाल का लिंक रहेगा मंडी से, और मंडी का संबंध होगा व्यापार, फिर देखिए ये जाएगा मेरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, निर्यात, है ना। फिर यहाँ पर हम देखते हैं जहाजरानी, जहाजरानी उद्योग, फिर ये हमारा एब्रोड में निकल गया माल। आप इस बात को समझ पा रहे हो, ये जो चेन बनाई, भारत में प्रोडक्शन ऐसी तो होता है सीधा कर विदेश जाएगा सामान। तो देखिए अगर एब्रोड में कोई सामान चाहिए तो ये ऐसे चलेगा, ऑर्डर पे चलेगा ना। एब्रोड में कोई डिमांड है, मान लो कि भारत के कपास की आवश्यकता है, भारत के कपास की डिमांड हो गई। मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर। अमेरिका बन गया था, कब बना था, अमेरिकी क्रांति 1776, ठीक है। वो जब बना उसके बाद 18वीं-19वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में वहाँ पर गृह युद्ध होने लग गए, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, होम सिविल वॉर, क्या कहेंगे, क्या बोला अभी मैंने एक वर्ड आपको, गृह युद्ध, हाँ। तो वहाँ पर गृह युद्ध होने लग गया। तो गृह युद्ध होने की वजह से अभी तक जो पूरी सप्लाई कपास की कहाँ से होती थी, अमेरिका से, ब्रिटेन में, तो वो सारी सप्लाई बंद हो गई। अब इन्होंने क्या किया, पूरे कपास, आपने सुना होगा कि भारत में कपास उत्पादक सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा, दक्कन, सुना है ना, क्योंकि वहाँ पर काली मृदा है। तो ये खोज उसी समय की गई है ना। खोजी प्रवृत्ति कहाँ आई थी, ब्रिटेन में। पुनर्जागरण कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में। तो वो सारी प्रभाव देख रहे हो यहाँ भी पड़ेगा। तो काली मृदा काम आती किसके लिए, कपास के लिए। वो सारी शिक्षाएं कौन देंगे, अंग्रेज देंगे, तब यहाँ पूरा का पूरा कपास का उत्पादन होगा, है ना। तो जब सिविल वॉर की वजह से अमेरिका के कपास की सप्लाई रुक गई, तो भारत में इन्होंने व्यवसायिक कृषि को इस तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो इसमें समस्या क्या है, कह रहा हूँ मैं कि ये देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर कपास की मांग बढ़ गई है तो नीचे को ये क्या करेंगे, डिमांड बढ़ाते जाएंगे, तो किसान बढ़ाते जाएगा, ठीक। लेकिन अगर इसका रिवर्स हो जाएगा अचानक, ये सोचो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने, जिसने एब्रॉड को माल बेचना है, वो सीधे ऑर्डर ये देगा कि मान लो कि अभी तक 100 बोरी कपास था तो अब मेरे को केवल 50 चाहिए। ये नीचे तक, यहाँ तक क्या बोलेगा, 50 बोरी की डिमांड आ गई। लेकिन इस बेचारे ने तो इस साल ज़्यादा प्रोडक्शन किया होगा ना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्या करता है, लाभ के लिए काम करता है।
क्योंकि पिछले साल इन्होंने 100 बोरियों की मांग की थी, इस साल मैंने 200 बोरियां पक्का उगाई होंगी। किसान इसी सेंटिमेंट पे चलता है, तो इसकी तो लगी ना मौ, ये तो आप रह नहीं गया कहीं का भी, तो ये समस्या आती है। तो सेकंड पॉइंट में इस चीज़ को लिखना है कि जो कीमत की दर है, लिखना सेकंड पॉइंट, मांग के अनुसार उत्पादन को हायरार्की को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिक्रम में अपने से नीचे वाले पर हस्तांतरित कर दिया जाता है। और थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको होरी वाला एग्जांपल दिया था कि व्यवसायिक कृषि भारतीयों पर थोपी गई थी, वो थोपी गई तो थी, उसका कोई फायदा थोड़ा हो रहा था। थर्ड पॉइंट लिख लिया आपने, व्यवसायिक कृषि भारतीय किसानों पर थोपी गई थी, ऐसा लिख लो, व्यवसायिक कृषि भारतीय किसानों पर थोपी गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें थोड़ा जो हमारे हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स कोलैप्स कर गए, इनके बारे में समझना पड़ेगा थोड़ा। तो कृषि के व्यवसायीकरण का रीजन क्या रहा, उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। घर जाके देखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, गरीबी और बेरोजगारी। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो कैसे रहा है, थोड़ा इन पर मेरे साथ आप सिनॉप्सिस बनाएंगे जरा। पहला हम लिखेंगे इसमें 1813 के चार्टर का प्रभाव, ये कारण है, हाँ, पतन का कारण। 1813 के चार्टर का प्रभाव। सेकेंड नंबर इसमें आएगा भारतीय उत्पादों पर प्रशुल्क। तीसरा पॉइंट इसमें बनाएंगे साम्राज्यवादी एम्बिशन क्या हुआ, महत्वाकांक्षा, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से देशी राजाओं का ब्रिटिश राज्य में विलय। इन सब प्रभावों को भी समझेंगे हम। 1813 के चार्टर का प्रभाव, भारतीय उत्पादों पर प्रशुल्क लगाया जाना, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से देशी राजाओं का ब्रिटिश राज्य में विलय किया जाना। और इसमें अंतिम हम इसमें समझेंगे जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। अब इन पॉइंट पे थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। अरे भाई साहब, ये उपनिवेशवाद क्या चीज़ होती है? शोषण करना, अपने फायदे के लिए दूसरे देश का शोषण। हाँ, दूसरे देश का शोषण करना। और इसमें जो मुख्य केंद्रीय
केंद्रीय बिंदु रहेगा शोषण का, वो क्या रहेगा, आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण। यस। तो इकोनॉमिकल एक्सप्लोटेशन को सेंट्रल थीम मानते हुए जो अदर फैक्टर्स हैं उनको भी ये क्या करेगा, प्रभावित करने का प्रयास करेगा, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उसका पूरा ही चेंज कर देगा, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर देगा। देखो तुम्हारे सामने वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो भारत की इकोनॉमी पूरी पलटा दी इन्होंने, देखो। तो ये आपने लिख लिया ना। देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा 1813 के चार्टर का प्रभाव। 1813 के चार्टर में मैंने आपको एक चीज़ लिखाई थी कि भारत का जो वो है ना बाजार, वो सभी के लिए खोल दिया था, जबकि इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, उसमें आधिपत्य था, मोनोपोली। तो जब सबके लिए खोल दिया तो अब भारत में क्या आने लग गई, प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो बनने लग गया, ऑप्शन आ गए, और वहाँ पे क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था। अब एक चीज़ एग्जांपल को समझो कि ब्रिटेन में 1 घंटे में 1000 प्रोडक्ट्स रेडी हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, हैंडलूम्स, हम तो हाथ से बना रहे हैं ना, तो हम हो सकता है कि 1 घंटे में केवल 10 ही प्रोडक्ट्स बना पाए, तो हमारे प्रोडक्ट्स का मार्केट में वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, होगा नहीं होगा। उनका माल सस्ता आएगा ना, क्योंकि वो जल्दी बन जा रहा है, क्योंकि उसमें क्या लगा है, मशीनीकरण का पूरा प्रभाव है उसमें, तो उनका प्रोडक्ट सस्ता हो गया, तो हमारा प्रोडक्ट्स उनके प्रोडक्ट से कंपटीशन नहीं कर पाया, तो पहला कारण ये बन गया। अब एक चीज़ और आपको यहाँ पर मैं समझा दूंगा, यहीं पे इसको ख़त्म कर लेते हैं। जहाँ भी विश्व में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा ही पड़ा, मतलब जो हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, जो मैं हस्तशिल्प उद्योगों का पतन कह रहा हूँ, केवल भारत में ही नहीं हुआ, ये विश्व में हर जगह पर देखा गया कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स का क्या हो गया, पतन हुआ। लेकिन और जगह जहाँ भारत के अलावा जहाँ उपनिवेश नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया था, जो इंडस्ट्रीज खोली उसी में इनको फिट कर दिया, समझ गए। तो इकोनॉमी ट्रैक में आ गई ना। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ जितने भी ये लोग बेरोजगार होंगे वो सब कहाँ आएंगे, एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में क्या होगा, बर्डन आएगा, जिसके कारण गरीबी दिख रहा है ना। और ये गरीबी कौन सी, डिस्गाइज्ड, पढ़ी होगी आपने, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का कारण बन जाएगी। समझ पाए इस चीज़ को ना। हाँ हाँ, उनकी डिमांड कम हो जाएगी, उनकी महंगे हो जाएंगे बस। नहीं, मैंने ये बोला ना कि भारत के अलावा जहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि भारत में ना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री के रूप में छोटे मोटे ये हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट्स थे, है ना। तो इनका पतन कैसे हुआ, तुम्हारे सामने मैंने ये रखा, 1813 के चार्टर का प्रभाव पड़ा ये कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो महंगे हो गए। सेम हर जगह ऐसा ही हुआ, लेकिन वहाँ जो काउंटर बैलेंस किया गया वो किसके द्वारा किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने। वहाँ फैक्ट्रियाँ खुली ना, हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं खुल पाई, तो हमारी जो इकोनॉमी ट्रैक मानी थी वो क्या कर गई, ख़त्म हो गई, उसका कोलैप्स हो गया। अब कोलैप्स होने का मैंने कारण भी समझा दिया। उसके कारण क्या होगा, ये बेरोजगारी बढ़ेगी। कौन सी बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्योंकि जो लोग अभी तक हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स में कार्यरत थे, अब उनको इंडस्ट्री में काम तो मिलेगा नहीं, तो वो क्या आएंगे, कहाँ की ओर, कृषि की ओर। कृषि की ओर आएंगे तो ऑलरेडी यहाँ कृषि में तो बर्डन है ही, तो और ज़्यादा बर्डन बढ़ा, तो बेरोजगारी बढ़ी, उसके कारण हमको गरीबी देखी जाएगी। ठीक। सेकंड पॉइंट देखिए, भारतीय उत्पादों पर प्रशुल्क लगाया जाना। अब ऐसा नहीं था ना कि केवल भारत इंपोर्ट ही कर रहा था, भारत एक्सपोर्ट भी तो करता था। भारत के जो कपड़े थे, वस्त्र, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, कहाँ, ब्रिटेन में। हमारे यहाँ का जो सूती वस्त्र वगैरह, जो क्या था, सूती वस्त्र कहते थे उसको, उसकी ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। वहाँ की जो महिलाएं थी वो उसको मतलब मुँह मांगी कीमत देती थी वहाँ की, उनको बहुत अच्छा लगता था, फैशन में था वो, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, जैसे अभी वो कर रहा है, कौन, ये ट्रम्प कर रहा है, प्रशुल्क बढ़ा दिया, टैरिफ कहते हैं इसको। तो हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। तो अगर महंगे होंगे तो इसकी डिमांड खत्म हुई, डिमांड खत्म होगी तो पूरा काम करना बंद कर दिया इन्होंने। तीसरा क्या है, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं से देशी राजाओं का ब्रिटिश राज्य में विलय। अभी तक क्या था कि जितने हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स थे, और कोई खरीदे ना खरीदे, जो देशी राजे रजवाड़े थे वो खरीद ही लेते थे, है ना। अब हमने भी देखा ना हड़प की नीति और द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद में सभी राजाओं का क्या हो गया, विलय हो गया। अब जो सारी नीतियाँ चलने वाली हैं वो ब्रिटिश के अनुसार चलने वाली हैं, है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया, पूरी चेन ही तोड़ दी। देखो ये अब राजाओं की बस का भी कुछ नहीं रह गया ना। तो हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो लोकल मार्केट में भी नहीं बिकेगा, क्योंकि वहाँ पर कौन बैठे हैं, ब्रिटिश, और पूरी जो पॉलिसीज बनाएंगे वो ब्रिटिश बनाएंगे। ऐसे अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, आगे लॉर्ड मैकाले की भूमिका मैंने आपको सामाजिक व्यवस्था में समझानी है। अंग्रेजी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य ये था कि हमको एक
ऐसा ग्रुप रेडी करना है जो दिखने में केवल भारतीय होगा, लेकिन उस आंतरिक स्वभाव उसका पूरा का पूरा क्या होगा, ब्रिटिश होगा। देखो ना, एक दिन मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे पहले हम अंग्रेजी भाषा सीखेंगे, और भाषा सीखेंगे तो हम वहाँ का जो कल्चर है उसको अडेप्ट करेंगे ही करेंगे, और कल्चर में हम सारे वहाँ के प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू करेंगे। और ये क्या चल रहा है, पूंजीवाद। द्वितीय चरण का पूंजीवाद ही द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद को बढ़ा रहा है ना। तो उनको देखो ऐसे गुलाम बनाने का दूसरा मेथड है ये, सेकंड मेथड। तो ये हो गया हमारे कारण। इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या होगा, गरीबी और बेरोजगारी। ये मैंने साथ साथ आपको समझा दिया कि कैसे गरीबी और बेरोजगारी को ये चीज़ें पुश कर रही हैं। ठीक। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया है, गरीबी बेरोजगारी आ गई है, बधाई हो। अब हम थोड़ा उसके लिए एक चेन बनाऊंगा। भारत को तैयार माल का आयातक व कच्चे माल का क्या बनाना है, निर्यातक। ये लिख लिया आपने, आपने लिख लिया है ये वाला चेन। तो मैं उठ क्यों रहा हूँ, ये हो गया हाँ पूरा। अब देखिए थोड़ा, भारत को तैयार माल का आयातक व कच्चे माल का निर्यातक बना दिया गया। ब्रिटिश औद्योगिकरण, थोड़ा चित्रकारी में हाथ तंग है, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ एक थोड़ा सा डायग्राम टाइप का। और ये हो जाएगी मेरी भारतीय कृषि, भारतीय कृषि। ये भारत में बाजार के रूप में, और कच्चे माल के रूप में। समझ गए होंगे इसको, वही चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, भारत को एक समय हम क्या बोलते थे, सोने की चिड़िया, है ना। अब सोने की चिड़िया बोलते थे, और हमेशा जो भारत था, मैंने आपको एक व्यक्ति का नाम भी बताया था जब हमने एंशिएंट इंडिया पढ़ी थी, कि जब धन की निकासी, हमेशा भारत क्या रहता था, सरप्लस में रहता था। क्या नाम था उसका, छोटा सा नाम था उसका, हिंट भी दे दिया मैंने। हाँ, सोने की चिड़िया जो बोलते थे हमारे देश को ना, ये हमेशा क्या रहता था, एक्सपोर्ट में सरप्लस में रहता था। आपने अगर इकोनॉमिक्स में वो पढ़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें होता है ट्रेड, उसमें दो चीज़ें होती है, एक ट्रेड डेफिसिट और एक ट्रेड सरप्लस। तो हम ट्रेड सरप्लस में रहते थे, मतलब हम निर्यात ज़्यादा करते थे हमेशा। तो भारत जो एक निर्यात करने वाला देश था, उसको देखो क्या बना दिया, भारत को तैयार माल का आयातक बना दिया। देखो भारत का पूरा स्वरूप ही खत्म कर दिया ना, उसका जो मूल स्वरूप था, है ना, मेरी शक्ल ही बदल दी पूरी। भारत क्या था आज तक, एक्सपोर्टर था, आज वो देखो इम्पोर्टर है सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा इन्होंने क्या बना दिया, बाजार। और आज भी भारत बदनाम है मार्केट के रूप में। भारत की इकोनॉमी का बेस क्या है आज के डेट में, कंजम्पशन, उपभोग। और उपभोग कौन करेगा, बाजार में होता है ना उपभोग, उपभोक्ता के द्वारा। ये तो पूरा देखो भारत का स्वरूप ही चेंज कर दिया इस विचारधारा ने। समझ में आया आपको, इतना बहुत है, इससे ज़्यादा हम इसमें जाएंगे भी नहीं। देखो लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, और भारतीय अर्थव्यवस्था का एकीकरण करने का प्रयास किया गया। उस वाले पॉइंट पे चलते हैं थोड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कृषि का व्यवसायीकरण,
हो गया। चित्र कहाँ है? घर जाके बनाना, मिटा दो ना। हमारा माइंड इसी को याद रखता है ना ज़्यादा, इलस्ट्रेशन को। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखते हैं थोड़ा। इंफ्रा निर्माण में क्या क्या चाहिए देखो, रेलवे, सड़क, टेलीग्राफ, भारतीय डाक प्रणाली। तो रेलवे के बारे में देखना इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो रेलवे आएगा थोड़ा, रेलवे के बारे में। रेलवे सबसे पहले वही आता है हमारा, क्यों रेलवे का क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले इनको क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, तो दूर दराज दूरस्थ क्षेत्रों से कच्चा माल लाने में सहायता। लिखो पहला पॉइंट, दूरस्थ क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त करने में सहायता। दूरस्थ क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त करने में सहायता। सहायता नहीं, आसानी लिखो, इनको क्या सहायता चाहिए सालों। दूरस्थ क्षेत्रों से कच्चे माल की प्राप्ति में आसानी। ठीक। दूसरा क्या हुआ, कुछ पूछ रही हो। सेकंड पॉइंट, दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रिटिश उत्पादों को पहुंचाया जाना। दूरस्थ क्षेत्रों तक ब्रिटिश उत्पादों को पहुंचाया जाना। ठीक। और क्या हो सकता है, खुद सोचो जरा। अब देखो यहाँ रिवोल्ट हो गया था, रिवोल्ट होने की संभावना तो समझ में आई जाती है। तो जहां भी रिवोल्ट होने वाला है उसको पहले ही रोका जा सकता है, मतलब सेना को पहुंचाना आसान हो गया। तीसरा पॉइंट वो डाल दो। पॉइंट नंबर थर्ड, ब्रिटिश सेना की पहुंच सुगम बनाना। ब्रिटिश सेना की पहुंच को सुगम बनाया जाना। तो ये था इसका मूल उद्देश्य। ठीक है, रेलवे का उद्देश्य समझ में आया, ये रहा। तो रेलवे के बारे में एक फैक्ट हमको सबको पता ही रहता है। सबसे पहले 1853 में कौन, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये प्रयास किया जाता है, और मुंबई से ठाणे तक जो पहली रेलवे ट्रैक बनाई गई थी भारत में। मैं थोड़ा इसमें बताता हूँ कि कैसे हुआ था थोड़ा। 3 फेज में हमारे इंडिया में रेलवे का डेवलपमेंट हुआ था ना। सबसे पहले 1853 से लेकर 1859 तक, ये था पहला फेज। दूसरा था 1859 से 1880 तक। फिर 1880 के पश्चात शुरुआत में पूरा का पूरा निजी क्षेत्र को दे दिया। रेलवे निर्माण कौन करेगी, प्राइवेट कंपनियां करेंगी। दूसरा, सरकारी नियोजन में, सरकारी संरक्षण में लिख दो, सरकारी संरक्षण में। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो सरकारी जो भी है वहाँ के बजट से अलॉट होता था पैसा। 1880 के पश्चात दोनों ने मिश्रित रूप से कार्य किया। दोनों मिश्रित रूप से रेलवे विकास को भारत में आगे बढ़ाएंगे, है ना। दो कंपनियां भी दो ही थी शुरुआत में, प्राइवेट कंपनियां। एक था ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी, दूसरी थी इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी। ऐसे करके कंपनियों का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जो था ये चीज आपके सामने दिया। अब जो ब्रिटिश राष्ट्रवादी लेखक होते हैं, उपनिवेशवादी लेखक, उनका मानना है, जब मैंने अपनी क्लास शुरू की होगी आपको हिंट भी दिया होगा कि हम रेलवे को कैसे देखें। अब यहाँ पर वो पॉइंट आ जा गया कि रेलवे का जो निर्माण है उसका भारत को क्या फायदा हुआ। आप सबने अपना अपना उस दिन मेरे को तर्क दिया भी था, और ये सारे तर्क आपके सामने अपनी कॉपी में रख दिए। लेकिन तर्क कैसा भी हो, मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, कान में थप्पड़ मारने वाला, बेइज्जती तो हुई है ना। तो बेइज्जती हुई है तो उसी को सिद्ध करना होगा कि इनके द्वारा जो रेलवे लाया है, इन्होंने कोई अच्छा काम थोड़ा ना किया है। क्या काम करना था उनको, कच्चा माल चाहिए था तब उनको रेलवे चाहिए। उनको क्या चाहिए, बाजार चाहिए, तो अपना सामान हर घर तक पहुंचाना है तो रेलवे चाहिए। कहीं पे विद्रोह दबाना है तो ये।
और एक पॉइंट और लिख लेना उसमें कि अब देखो ये रेलवे बनाने के लिए क्या आ जाएगा, लाहौर इस्पात की जरूरत है, तो लाहौर इस्पात के लिए भारी होता है ना बहुत, तो रेलवे में ही तो जा पाएगा। तो ये लाहौर इस्पात उद्योगों को, देखो लाहौर इस्पात कई उद्योग कहाँ है, ब्रिटेन में, और रेलवे का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इंडिया में। बड़ी समस्या थी। यह सरकारी संरक्षण में दोनों मिश्रित, 1880 के पश्चात निजी क्षेत्र और सरकारी दोनों ने मिलकर काम किया रेलवे के विकास में, ऐसे। और क्या क्या था इसमें, सड़क तो रोज ही बनते आ रहा है, रेल पहले ही बनाने का काम। टेलीग्राफ, टेलीग्राफ देखिए सबसे पहले हमको दिखाई देता है कोलकाता से लखनऊ वाले क्षेत्र में, वही 1853 वाला टाइम हो गया। और भारतीय डाक प्रणाली, अब 2 पैसे का टिकट लगा के अपनी सूचना को भारत में कहीं भी तुम भेज सकते थे। इन सब का दोहरा उपयोग है, देखो इन सब का मैंने लिखा है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था का एकीकरण। तो ये रहा एकीकरण तो हो रहा है, अर्थव्यवस्था ढल किसके अनुसार गई है, ब्रिटिश के अनुसार, समझ रहे हो, ब्रिटेन के अनुसार अर्थव्यवस्था ढल गई है। तो उन्होंने क्या सिद्ध कर दिया कि हमने आपकी इकोनॉमी को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया है, क्योंकि हमने रेलवे पहुंचा दी, अपना प्रोडक्ट्स घर घर में पहुंचा दिया है। इस चीज को उन्होंने क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था का एकीकरण कर दिया है करके एक ऐसा दावा किया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था द्वितीय चरण की उपनिवेशवाद में कैसे परिवर्तित हो रही है, क्या मैं समझाने में सक्षम रहा, आपको समझ में आया। 3 बिंदुओं पर बात करनी है बस। 3 बिंदु कौन कौन से थे, सबसे पहले भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण हो गया, दूसरा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, उससे हमारे क्या हो रहा है, देखो भारत अर्थव्यवस्था का एकीकरण। यह दावा ब्रिटेन के द्वारा किया गया है, लेकिन इन सब का प्रभाव क्या पड़ेगा, भारत में गृह व्यय, होम चार्ज के रूप में प्रतिवर्ष भारत की जो इनकम होती थी रेवेन्यू से, उसका लगभग 40% ट्रांसफर होता था कहाँ के लिए, ब्रिटेन के लिए, जिसमें बताया जाता था कि हमने तुम्हारे यहाँ रेलवे बना रखा है, हमारे सरकारी कर्मचारी तुम्हारे यहाँ काम करते हैं, तो ये पूरी लाइबिलिटी है किसकी, विकास की। भारत में विकास किया जा रहा है इन आधारों पर, इसलिए एक गृह व्यय के रूप में हम ये पूरा पैसा आपसे ले रहे हैं, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे भी लिखा था उसमें एक गृह व्यय, एक स्टार बना के लिखो, मैं डिक्टेट करूंगा फटाफट। द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद में, द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद ने, द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद ने अपनी द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद में धन की निकासी ने अपना स्वरूप बदला, धन की निकासी ने अपना स्वरूप बदल दिया। जो प्रथम चरण में धन की निकासी थी, जो प्रथम चरण में धन की निकासी थी और व्यवसायिक पूंजीवाद से प्रेरित रही थी, और व्यवसायिक पूंजीवाद से प्रेरित रही थी, अब कॉमा लगा के, अब औद्योगिक पूंजीवाद से प्रेरित, औद्योगिक पूंजीवाद से प्रेरित, से प्रेरित प्रेरित गृह व्यय, होम चार्ज, गृह व्यय के रूप में परिणत हुई, गृह व्यय के रूप में परिणत हुई, पूंजीवाद से प्रेरित गृह व्यय, औद्योगिक पूंजीवाद से प्रेरित, से प्रेरित गृह व्यय के रूप में परिणत हुई, जिसमें जिसमें रेलवे निर्माण, रेलवे निर्माण, सैन्य खर्च, सैन्य खर्च,
सिविल सेवा में खर्च, सिविल सेवा में व्यय, सिविल सेवा में व्यय, तथा अन्य विकास, तथा अन्य विकास के आधार पर, अन्य विकास के आधार पर एक बड़ी धनराशि का हिस्सा, एक एक बड़ी धनराशि का हिस्सा ब्रिटेन को हस्तांतरित किया जाने लगा। तो आपको होम चार्ज समझ में आया? होम चार्ज क्या चीज है? तो आपको समझ में आया होगा कि द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद में जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कैसे चीजों को क्या कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है। देखो पूरा स्वरूप ही खत्म कर दिया। जो एक एग्रेरियन एग्रेरियन इकोनॉमी थी हमारी, हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम्स को साथ लेके चलती थी, पशुपालन वगैरह होता था ना, क्षेत्रीय कार्य होते थे, वो सारा खत्म करके देखो एक अर्थव्यवस्था का कौन सा स्वरूप ले आई? ब्रिटिश मॉडल। तो मूल स्वरूप ही खत्म कर दिया हमारी। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसमें देखेंगे हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियाँ, पूरी क्लास उसमें चलेगी। उसके बाद हम थर्ड क्या है, तृतीय चरण के उपनिवेशवाद पाएंगे। कल हमारा राष्ट्रपति चल रहे हैं, राष्ट्रपति के बारे में देख के आना, और आर्टिकल पूछूंगा जरा आर्टिकल याद कर लेना। 3 चीजें पढ़ा दी मैंने उसमें। क्या क्या पढ़ाई थी? उसकी अर्हता पढ़ा दी थी और उसका इलेक्शन पढ़ा दिया था। तो इलेक्शन से रिलेटेड जितनी चीजें हुई हैं वो सब देख के आना। मैं कल एक थोड़ा सा टेस्ट टाइप का वाइवा देखेंगे।